हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेह क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य काल, और मौर्य काल के अंदर मौर्य काल की जानकारी के स्रोत, जिसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और उसी कड़ी के अंदर आज अपने एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों मैगस्थनीज की इंडिका। क्या नाम है? मैगस्थनीज की इंडिका। ये है आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, मैगस्थनीज की इंडिका है, उसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसका हमें जो मूल रूप है वो हमें आज प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका संकलन किया गया और वो संकलन के रूप में हमें प्राप्त है और उसी से हमें इसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। दोस्तों, मैगस्थनीज का जो वर्णन है, जो मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर वर्णन किया है, उसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमें थोड़ा ये लगता है कि वो बातें सही नहीं हैं। जैसे स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो ने कहा है इसके बारे में कि जो मैगस्थनीज का जो वृत्तांत है वो पूर्णतया सत्य नहीं है। ये बात सत्य भी है कि वो सच नहीं है। क्यों नहीं है? प्रमाणिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बात करें तो जो भारतीय जो रीति रिवाज, जो परंपराएं थी, जो भाषा थी, उसका वो ज्ञानी नहीं था मैगस्थनीज। तो इस कारण जिस प्रकार का उसने यहाँ पर माहौल देखा, उस प्रकार से उसने जैसी उसको समझ लगी और उसी प्रकार से उसने वो बातें अपने ग्रंथ के अंदर लिख दी। लेकिन ये कुछ बातों को लेकर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से गलत है या झूठ है। इसका एक अपना एक ऐतिहासिक महत्व है इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का, जो हमें इतिहास को समझने में और ख़ास करके जो मौर्य काल है उसको समझने में सहायता मिलती है। तो अपने शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैगस्थनीज की इंडिका। तो इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, इसके लेखक की बात करें तो आपके सामने ही लिखा हुआ है मैगस्थनीज की इंडिका है, तो मतलब इसका लेखक कौन है? मैगस्थनीज। अब ये कौन था, कहाँ से आया था? तो दोस्तों ये भारत के अंदर आया था 305 ईसा पूर्व में। कैसे आया था? तो दोस्तों 305 ईसा पूर्व के अंदर एक शासक था, विदेशी शासक, उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसका नाम था सिकंदर। ठीक है। और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसमें अपने डीप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूँ। सेल्यूकस निकेटर था। अब क्या था ना कि जब सिकंदर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद में जो उसका साम्राज्य था वो उसके सैनिकों में बंट गया था और कुछ प्रदेश इस सेल्यूकस निकेटर के हिस्से आया और इसने भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय यहाँ पर शासन किसका था? यहाँ शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इन दोनों में युद्ध हुआ। ठीक है, इन दोनों में युद्ध हुआ जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य विजेता हुआ। इसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे विस्तार से। कब पढ़ेंगे? जब चंद्रगुप्त मौर्य स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य विजेता हुआ, उसके बाद में इनमें संधि होती है और उस संधि के तहत इसका एक राजदूत, एक इसका यानी कि क्या नाम है उसका? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो सेल्यूकस की जो पुत्री होती है जिसका नाम होता है हेलेना। ठीक है। और उस हेलेना की शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से, और ये वर्णन भी हमें इसी पुस्तक से मिलता है। ठीक है। और इनकी जो संधि है उसका एक और भी इतिहासकार है एरिपियस, जिसने इसका जिक्र किया संधि के बारे में। तो वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आता है? मैगस्थनीज। और उसके बाद में यहाँ पर रहकर वो
जो भ्रमण करता है, जो यहाँ की व्यवस्था, जो सिस्टम देखता है, उसी पर बुक लिखता है अपनी। इसका नाम है मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक है, तो ये था इसका मैगस्थनीज के बारे में। 305 में आया क्या बनकर, राजदूत। ठीक है, और दोस्तों ये भारत के अंदर प्रथम विदेशी राजदूत था, प्रथम विदेशी राजदूत। क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि भारत के अंदर प्रथम विदेशी राजदूत कौन आया था, तो वो था कौन, मैगस्थनीज। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करें कि इस इंडिका के अंदर इसने जो विवरण दिया है उसमें क्या कुछ बताया है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इसमें विस्तार से इंडिका के बारे में। हमने बात की थी कि इसका जो मूल रूप है वो तो हमारे पास नहीं है। अब मूल रूप नहीं है तो इसका संकलन किया गया, मतलब इसको इकट्ठा किया गया अलग अलग जगहों से। अलग अलग जगहों से कैसे, मतलब कि जो अलग अलग जो इतिहासकार थे उनका जो वर्णन था, उस वर्णन के द्वारा इसका संकलन किया गया। वो कौन थे, वो थे विदेशी यानी कि यूनानी इतिहासकार, जिनमें अगर बात करें तो स्ट्रैबो, कौन थे ये, यूनानी इतिहासकार थे। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रैबो था, प्लिनी था। ठीक है, उसके अलावा जस्टिन था, एरियन था, और एपियानस एक और था, इसका नाम था एपियानस। इस प्रकार से कुछ शख्स थे। ये जो एपियानस है यही उस संधि की बात करता है जो 305 में चंद्रगुप्त और उसके निकेटर यानी कि सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था, जो वहाँ पर जो संधि हुई थी उसके बारे में जिक्र किसने किया है, इसी ने, एपियानस ने। तो ये जो लेखक थे इनका जो वर्णन था उसके आधार पर, इन लेखकों के वर्णन के आधार पर ही संकलन हुआ है किसका, मैगस्थनीज की इंडिका का। और ये आधार पर संकलन कब हुआ था, ये हुआ था 1848 में। अगर बात करें किसने किया था, तो इनका संकलन किया था डॉक्टर स्वानबैक ने। ठीक है, तो मैगस्थनीज की इंडिका का विदेशी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकारों के वर्णन के आधार पर 1848 में डॉक्टर स्वान के द्वारा इसका क्या किया गया, संकलन किया गया। अब इसके बाद में होता है दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद 1891 में। 1891 में क्या होता है, अंग्रेजी अनुवाद। और अंग्रेजी अनुवाद होता है, एक व्यक्ति आता है मैक्रिंडल नामक व्यक्ति आता है, और इस मैक्रिंडल व्यक्ति ने, महोदय ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर मैगस्थनीज ने क्या क्या वर्णन किया है, कौन कौन सी बातें लिखी हैं। तो दोस्तों बात करें अगर मैगस्थनीज के वर्णन की, तो मैगस्थनीज कहता है कि उस समय मौर्य काल के अंदर शांति स्थापित थी। ठीक है, समृद्धि भी थी। और अगर बात करें मौर्य काल के जो लोग थे वो नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे। क्या थे, उत्कृष्ट। और उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से सादगीपूर्ण व्यतीत होता था। ठीक है, शांति थी, समृद्धि थी। ठीक है, उसके अलावा नैतिक दृष्टि से वहाँ के जो लोग थे वो उत्कृष्ट थे। ठीक है, उसके अलावा जीवन सादगीपूर्ण था। जो राजा था यानी कि उस टाइम कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, वो न्यायप्रिय राजा था। लोगों की जो समस्याएं थी उनको बैठकर सुनता था, उनको हल करता था। और इस प्रकार का माहौल था वहाँ पर कि जो लोग थे वहाँ के, वो अपने जो सामान होता था ना, उनका जो संपत्ति होती थी उसकी वो निगरानी नहीं करते थे, रखवाली नहीं करते थे। इतना विश्वास था लोगों को, और इतना मान लो कि कह सकते हैं कि अपराध मुक्ति, कह सकते हैं कि अपराध वगैरह वहाँ पर कम होते थे।
ठीक है। चोरी चकारी की बात करें तो वो वहाँ पर बहुत ही कम या कहें कि होती नहीं थी, इसीलिए ये संपत्ति की वहाँ पर किसी प्रकार की कोई रखवाली वगैरह का जिक्र नहीं आया है। अब मैगस्थनीज कहता है कि वहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी, और मैगस्थनीज के साथ स्ट्रैबो भी इस बात को मानता है कि वहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। अब दोस्तों दास प्रथा तो थी, ये तो इसकी इन दोनों की बात गलत है, लेकिन इसकी भी गलती नहीं है। इसकी गलती इसलिए नहीं है कि उस टाइम जो दास थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी स्थिति थी, उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार किया जाता था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार था, इस प्रकार की दास व्यवस्था थी। तो उनको देखकर ये थोड़ा धोखा खा गया, इसको पता ही नहीं लगा कि वो दास प्रथा है, वहाँ पर दास थे, तो ये इसकी बात गलत साबित होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आगे बात करें दोस्तों तो इसने वहाँ पर 7 प्रकार की जातियाँ बताई हैं। क्या बताई हैं? 7 जातियाँ कह सकते हैं या 7 वर्ग बताए हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं? वहाँ पर इसने बताया कि दार्शनिक है नंबर 1, दार्शनिक नंबर 2, कृषक नंबर 3, शिकारी नंबर 4 है, दार्शनिक कृषक, शिकारी, और उसके अलावा व्यापारी, योद्धा, व्यापारी या कहें या शिल्पी नंबर 5, योद्धा और शिकारी या पशुपालक। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 योद्धा और निरीक्षक, नंबर 6 निरीक्षक, और नंबर 7 है मंत्री। और इस निरीक्षक को स्ट्रैबो ने क्या कहा है? स्ट्रैबो ने इसको इंस्पेक्टर कहा है। क्या कहा है? इंस्पेक्टर। 7 प्रकार की जातियां या वर्ग बताए हैं किसने? मैगस्थनीज ने। कहाँ पर? अपनी पुस्तक इंडिका में। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, शिकारी या पशुपालक, व्यापारी या शिल्पी, योद्धा और निरीक्षक और मंत्री। ये 7 प्रकार के 7 उसने वर्ग बताए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैगस्थनीज ने एक नगर का जिक्र किया है जिसका नाम है पाटलिपुत्र, जो कि उस समय वहाँ की चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। इस पाटलिपुत्र को इसने सबसे बड़ा नगर बताया है, सबसे बड़ा नगर, और इसको नाम दिया है इसने, क्या बोला था इसने बोला था पॉलीब्रोथा। पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पॉलीब्रोथा। और सबसे बड़ा इसको नगर बताया, और इस नगर के बिल्कुल मध्य इसने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद यानी कि राजमहल, इस नगर के बिल्कुल मध्य है। इसका आकार इसने काफ़ी बड़ा बताया है, और बहुत बड़ा यानी कि सबसे बड़ा नगर किसको बताया है? पाटलिपुत्र यानी पॉलीब्रोथा को। उसके बाद अगर आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सैन्य व्यवस्था की बात करें तो इसने सैन्य प्रशासन में 6 समितियाँ बताई हैं। कितनी समितियाँ बताई हैं? 6 समितियाँ। ठीक है। जिसके अंदर कुल कितने? 30 सदस्य है। 6 समितियों के अंदर 30 सदस्य है। और सेना के इसने 5 अंग बताए हैं। ठीक है। कितने अंग बताए हैं इसने? 5 अंग। अब ये जो 6 समितियां हैं इसके बारे में अगर बात करें कौन कौन सी हैं तो 6 समितियां हैं इसकी। जल नंबर 1 जल समिति, नंबर 2 रसद समिति, नंबर 3 रथ समिति, नंबर 4 अश्व समिति, नंबर 5 गज समिति। ठीक है। और एक रह गई अपनी पैदल, नंबर 6 पैदल। ठीक है। तो ये 6 समितियाँ, पैदल कह सकते हो या इसको थल कह सकते हो, तो ये बताई हैं इसने 6 प्रकार की समितियाँ, और प्रत्येक समिति के अंदर 5-5 सदस्य और कुल मिलाकर कितने? 30 सदस्य। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर जिक्र आता है
जो हमारी आज कह सकते हैं जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जो कि आज वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब आप कहोगे कि आज के राष्ट्रीय राजमार्ग का उस समय ईस्वी पूर्व जो कि मौर्य काल था उस समय जिक्र कैसे आया? तो दोस्तों इसका समय समय पर नाम परिवर्तन होता रहा है। और अगर आज अपने बात करें, अपने जो क्वेश्चन आता है कि जो जीटी रोड है यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो अपने जहन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, और वो नाम आता है शेरशाह सूरी। ठीक है, कि इसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। लेकिन अगर अपने इस ग्रांड ट्रंक रोड के अगर इतिहास की बात करें, इसके भूतकाल में जाएं तो शुरुआती दौर में जाएं तो इसका नाम कुछ और ही निकल कर आएगा। देखते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर एक नाम आता है उत्तरापथ। मैगजीन ने किसका जिक्र किया इंडिका के अंदर? उत्तरापथ का। ये उत्तरापथ एक उस समय एक राजमार्ग था जो कि उत्तरापथ से जाता था पाटलिपुत्र। ठीक है, और पाटलिपुत्र के बाद ये जाता था कह सकते हैं अपने पाटलिपुत्र से पहले ये जाता था तक्षशिला, और तक्षशिला से जाता था ये श्रावस्ती, श्रावस्ती से जाता था ये पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से जाता था ये ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति का आज भी आपने नाम सुना होगा। ये दोस्तों उस समय बंगाल की जो खाड़ी है उसमें विद्यमान एक स्थान था, और ये दोस्तों दक्षिणी एशिया से पूर्वी एशिया में जो मौर्य थे, मौर्यों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान कह सकते हैं, व्यापारिक स्थान था। इसलिए उत्तरापथ से एक स्पेशल एक मार्ग जो कि राजमार्ग कह सकते हैं, वो राजमार्ग जाता था ताम्रलिप्ति तक, और ये उस समय बहुत बड़ा, और आज भी कह सकते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उत्तरापथ की बात कर रहे थे। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है मध्यकाल। ठीक है, और मध्यकाल के अंदर एक नाम आता है जो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसका मध्यकाल में पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया और इसको नाम दे दिया सड़क ए आजम। ठीक है, उत्तरापथ चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, उसका पुनर्निर्माण मध्यकाल में किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की बात करें दोस्तों तो इसने ये हुमायूं को हरा कर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और उस समय इसने निर्माण करवाया था, इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया था और नाम रख दिया था सड़क ए आजम। और उसके बाद बात आती है दोस्तों आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत के अंदर जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय एक अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था ऑकलैंड। और ये कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1837 से 1841 तक। उस समय इसने इस ग्रांड सड़क आजम का पुनर्निर्माण करवाया, और पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम रख दिया जीटी रोड, या कह सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ये था इसका इतिहास ग्रांड ट्रंक रोड का, जो कि किस प्रकार से निर्माण हुआ, किस प्रकार से पुनर्निर्माण हुआ, उसके बाद फिर पुनर्निर्माण हुआ, और आज हम इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये थी हमारी ग्रांड ट्रंक रोड। इसके बाद अगर आगे बात करें, और भी हमें वर्णन मिलता है इंडिका के अंदर, तो एक बात आती है कि मैगस्थनीज और स्ट्रैबो ने यहाँ पर महिला अंगरक्षकों का जिक्र किया है। महिला अंगरक्षकों का जिक्र किया, महिला अंगरक्षक की बॉडीगार्ड का, लेडीज जो बॉडीगार्ड थे उनका जिक्र किया है। और इनको उस समय कहा जाता था सुमाराग्नि। ठीक है, सुमारानुरागिनी, काफ़ी लंबा नाम है दोस्तों।
ठीक है। तो महिला अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था? सुमारा नूरागिनी। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य काल में दोस्तों जो प्राचीन काल से संबंधित जो शब्द हैं उन शब्दों पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये शब्द है तो इस शब्द पर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि सुमारा नूरागिनी से आप क्या समझते हैं, या किसके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? महिला अंगरक्षकों के लिए। और कब, किस समय? तो ये हुआ है मौर्य काल में, ठीक है। और कहाँ पर ये शब्द मिलता है? तो कहेंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। आगे अगर बात करें इसी कड़ी में, तो एक जो मेगास्थनीज ने कहा कि जो उस समय के जो भारतीय जो लोग थे उनको लेखन के बारे में ज्ञान नहीं था, यानी कि उनको लिखना नहीं आता था। तो ये तो दोस्तों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि ये बात झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कौटिल्य, ठीक है। और कौटिल्य क्या था? मेगास्थनीज के से पहले आया था और उस समय उसने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब लिखा था, तो लेखन कला का तो ज्ञान भारतीयों को था। और उससे पहले भी हम कला से पढ़ के आए हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ के आए हैं, वैदिक काल पढ़ के हैं, उस समय जो वेद लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से लेखन का तो अपने कह सकते हैं कि ये जो है इसकी बात वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। उसके अलावा इसने बात कही है कि जो भारतीय जो लोग थे वो यूनानी देवताओं की पूजा करते थे, यूनानी देवताओं की पूजा करते थे, जिसके अंदर नाम आता है डायोनिसियस। डायोनिसियस मतलब शिव की पूजा करते थे। जो यूनानी जो देवता है उसका नाम क्या है? डायोनिसियस, यानी कि शिव की पूजा करते थे। और उसके अलावा हेराक्लीज की पूजा करते थे, यानी कृष्ण की। भारतीय लोग हेराक्लीज और डायोनिसियस की पूजा करते थे। तो अपने इसको ऐसे याद रखना है, शिव सी से शिव याद रखना है, और ये कै से आधा कै है और इसी कै से बना लेना है अपने कृष्ण, ठीक है। तो हेराक्लीज किससे संबंधित है? कृष्ण से। और डायोनिसियस शब्द आए तो किससे है? शिव से, ठीक है। तो इनकी ये पूजा करते थे। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें इंडिका से संबंधित। अब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो वही वो उसका तो फिर कोई इलाज नहीं, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बातें छोड़कर भी अगर क्वेश्चन आए तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो इतना डीपली आपको एक एक चीज़ बता दी है। उसके बाद अपने आगे बात करते हैं। जो अगला हमारा जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त ने। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस लिए लिखा था, किस पर लिखा था। तो जो अमात्य था नंद वंश का, जिसका नाम था राक्षस, उसको मुद्राओं में खरीद लिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर, और उसके अलावा और भी जो मंत्री थे उनको खरीद लिया था। और उसी पर ये ग्रंथ लिखा गया फिर मुद्रा राक्षस। किसने लिखा? विशाख दत्त ने। इसका जो टीकाकार है, इस पर टीका किसने लिखी है? टीका लिखी है इस पर ढूंढीराज ने। किसने? ढूंढीराज ने। टीकाकार यानी कि टीका का मतलब क्या होता है? टीका का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार से लिखना, ठीक है। तो किसने लिखी? ढूंढीराज ने। कब लिखी? 10वीं शताब्दी में। अब ये जो ग्रंथ है दोस्तों मुद्रा राक्षस है, इसकी एक खास बात ये है कि ये ग्रंथ दोस्तों लिखा गया है गुप्त काल में। कब लिखा गया है? गुप्त काल में। जो अपने आगे पढ़ेंगे गुप्त काल में लिखा गया है। और अगर लेकिन इसके अंदर अगर जानकारी की बात करें कि जानकारी किसकी मिलती है, तो गुप्त काल की भी मिलती है। उसके अलावा दोस्तों मौर्य काल की भी मिलती है। और उसके अलावा जो नंद वंश है इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस से, ठीक है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो है दोस्तों संस्कृत। कौन सी भाषा है इसकी? संस्कृत। और इसके अंदर दोस्तों अगर बात करें तो चंद्रगुप्त को
वृषल कहा गया है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए ना कि चंद्रगुप्त का वृषल नाम कहां से मिलता है, कौन सी बुक से मिलता है, तो नाम आएगा मुद्रा राक्षस। वृषल, वृषल मतलब निम्न कुल का, तो यानी कि यहां पर चंद्रगुप्त को क्या बताया गया है, निम्न कुल का व्यक्ति बताया गया है, इसलिए इसके लिए शब्द कौन सा यूज किया गया है, वृषल। ठीक है, उसके अलावा ये भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। क्या है ये, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ, कौन सा, मुद्रा राक्षस। और एक खास बात इसकी ये है कि ये नायिका विहीन नाटक है। क्या है ये, नायिका विहीन नाटक, मतलब इसके अंदर नायिका नहीं है। और ये लिखा किसमें गया है, संस्कृत में, भाषा कौन सी इसकी, संस्कृत। लेकिन अगर बात करें इसके हिंदी अनुवाद की, तो इसका हिंदी अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया है इसका हिंदी अनुवाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों, जो चंद्रगुप्त है उसकी हेलेना के साथ जो शादी होती है उसका जिक्र भी यहाँ से मिलता है। चंद्रगुप्त की हेलेना के साथ जो शादी होती है उसका जिक्र यहाँ से मिलता है। और उसके अलावा परिषद, चंद्रगुप्त की जो परिषद सभा है उसका भी उल्लेख मिलता है, कहाँ से, मुद्रा राक्षस से। ठीक है, ये थी मुद्रा राक्षस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद आता है राजतरंगिणी। ठीक है, और ये जो राजतरंगिणी ग्रंथ है ये लिखा था कलहन ने। कलहन कहाँ का था, ये था कश्मीर का। ठीक है, और कौन सा ग्रंथ लिखा था, राजतरंगिणी। और इसके अंदर दोस्तों जो अशोक है, अशोक ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था श्रीनगर। इसके बारे में उल्लेख कहाँ पर मिलता है, उल्लेख मिलता है राजतरंगिणी में। और इसकी बात करें तो ये भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। कैसे, पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध लिखा गया है। क्या लिखा गया है, क्रमबद्ध, यानी कि ऐसा पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जिसके अंदर इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा, जो हम ग्रंथों के बारे में, जो ऐतिहासिक जो स्रोत हैं मौर्य काल की जानकारी के, उनके बारे में पढ़ रहे थे। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी आते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश। ठीक है, और उसके अलावा कुछ जैन ग्रंथ हैं, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु का कल्पसूत्र, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये थे ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मण जो साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य था उसके बारे में। अगला जो हमारा जो टॉपिक है, जो अगली क्लास में करेंगे, वो हमारा टॉपिक है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। वो पुरातात्विक स्रोत जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए ताकि हमें और अच्छा करने का हौसला मिलता रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, इन वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।